नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो भारत के संविधान के विषय में हम पढ़ रहे थे और हम भारतीय संविधान के भाग 3 के विषय में चर्चा कर रहे थे। भारतीय संविधान की भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के विषय में है। इसमें हम आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, जिसमें कि समता का अधिकार दिया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है, उसको समझा है। और उसके बाद हमने जो दूसरे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, उसके विषय में पढ़ा। और उसमें आर्टिकल 19 में जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पिछले वीडियो में हमने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में समझा है। इस वीडियो में आर्टिकल 20 के बारे में समझेंगे कि आर्टिकल 20 में किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है, कौन सी मौलिक अधिकार दिया हुआ है। देखिए, जो आर्टिकल 20 है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध से संबंध के संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के अपराध करता है तो अपराध करने के साथ भी उसको कुछ स्वतंत्रता दिया गया है। जब तक अपराध उस पर सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। तो जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा या अपराध करने के बाद उसको सजा दिया जाएगा तो उस समय उनको कौन कौन अधिकार उपलब्ध होता है, इसके विषय में हम समझते हैं। आर्टिकल 20 को समझने के लिए हमको कुल मिलाकर के 3 बातों को समझना है, क्योंकि आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज दिया हुआ है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एवं आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो देखिए, जो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 है, इसमें कहा गया है भूतलक्षी दंडिक विधि से संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का अपराध किया है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया गया है, उस व्यक्ति ने जो काम किया है, वो अपराध है या नहीं, इस चीज की जांच जिस समय उन्होंने अपराध किया है उस समय के कानून के हिसाब से तय होगा। अगर जिस समय उस व्यक्ति ने कोई कृत्य किया, कोई काम किया और उस समय वो भारत के कानून के हिसाब से अपराध है, तो व्यक्ति के द्वारा किए गए उस काम को अपराध माना जाएगा। और जब अपराध माना जाएगा तो जिस समय व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए जो सजा है उसी सजा के हिसाब से व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध के समय दंड देने की व्यवस्था कुछ और था, पर कुछ साल के बाद उसी अपराध के लिए जो दंड है, दंड देने की प्रक्रिया है, वो अगर बदल गया है तो व्यक्ति को नए प्रक्रिया से दंडित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिस समय उन्होंने अपराध किया उस समय किस तरह के कानून थे, उस कानून के अनुसार व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 कहता है कि भूतलक्षी दंडिक विधि से संरक्षण। भूतलक्षी दंडिक विधि का क्या मतलब हो गया कि हम ऐसे कानून नहीं बना सकते हैं, खास करके अपराध के मामले में ऐसे कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसको हम मतलब पूर्व में से जाकर के लागू करें। मतलब आज कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है अपराध के किसी विषय पर जिसको लागू किया जाए आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले पर। तो व्यक्ति को जब भी उसके किसी आपराधिक कृत्य के लिए सजा दिया जाएगा तो उस समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा। आर्टिकल 20 में जो दूसरी बात है उसमें यह कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया और उसका अपराध सिद्ध हो गया तो एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार सजा दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक व्यक्ति ने अपराध किया, उस अपराध के लिए उसको सजा भी मिल गया और हमारे कानून व्यवस्था अगर उसको फिर से उसी अपराध के लिए दंडित करना चाहे तो ऐसा करे, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यक्ति अगर एक बार किसी तरह का अपराध किया है और उस अपराध के लिए अगर उसको एक बार सजा मिल चुका है तो उसकी सजा पूरा हो चुका है, व्यक्ति को पुनः उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा।
आर्टिकल 20 का जो तीसरा क्लॉज है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। जो न्याय प्रक्रिया होता है, न्याय प्रक्रिया में गवाह देना जरूरी होता है। गवाह का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है तो अपराध सिद्ध होने के लिए जरूरी है कि कोई न कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो ये बताएं कि सच में इस व्यक्ति ने अपराध किया है। और जब गवाही की बात होती है तो कोई व्यक्ति खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देगा, यानी कि व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं देगा। पर अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपने इच्छा से गवाही देना चाहे तो दे सकते हैं, पर व्यक्ति को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये तीन चीज क्या है? ये है दंडिक विधि से व्यक्ति को संरक्षण, यानी कि जब किसी व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है तो उस समय उस व्यक्ति को कौन कौन सा संरक्षण प्राप्त होता है, इस चीज की चर्चा किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 20 में। अब देखते हैं आर्टिकल 21 में किस तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में बात किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात किया गया है किसमें? आर्टिकल 21 में। देखिए आर्टिकल 21 की भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उनके जीवन के अधिकार से वंचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उनके जीवन से वंचित करना हो तो जो हमारे संविधान में प्रक्रिया बताया गया है उस प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई भी संस्था, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो या कोई भी संस्था हो, मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उनके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं। देखिए जो आर्टिकल 21 है ना, भारतीय संविधान के सबसे डायनामिक आर्टिकल है। जो आर्टिकल 21 है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डायनामिक आर्टिकल है। डायनामिक आर्टिकल है। आर्टिकल 21 को डायनामिक आर्टिकल इसलिए माना जाता है क्योंकि जो संविधान की व्याख्या करने की बात आती है, इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो सबसे बड़ी संस्था जो संविधान की व्याख्या करती है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या कई बार की है। और आर्टिकल 21 की व्याख्या करके जो बाकी का मानवाधिकार था, जो हमारे संविधान में शामिल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान 21 की व्याख्या करके इसके क्षेत्र को इतना विस्तृत कर दिया है कि इनमें बहुत सारे दूसरे तरह के जो अधिकार है उन अधिकार को आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है। जैसे कि आर्टिकल 21 की व्याख्या करके जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, जिसमें किसी व्यक्ति के फोन टाइप करना एक जुर्म है क्योंकि वो किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो गरिमापूर्ण जीवन की बात होती है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, अपने पसंद के जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 के व्याख्या के कारण इसमें जोड़ा गया है। साथ ही स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब अधिकार आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उनकी व्याख्या के कारण आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही जो पहले शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में मूल अधिकार नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करके कहा कि एक व्यक्ति की जीवन बिना शिक्षा का संभव नहीं है। तो
गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा का अधिकार होना जरूरी है। इसके लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, और इसमें शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। शिक्षा का अधिकार, और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और ये खास करके जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क शिक्षा की बात करता है। किसमें? निशुल्क शिक्षा की बात किया गया है किसमें? आर्टिकल 21 के क्लॉज ए में। और अब स्थिति ये है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक फंडामेंटल राइट्स है, और राज्य की ये जिम्मेदारी है कि राज्य इस आयु वर्ग के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए, उपलब्ध कराए। ये राज्य का दायित्व है। देखिए, इसके साथ साथ जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 जिसमें कि दंडों से संरक्षण की बात किया गया है, और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो अधिकार ऐसा है जो आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है। आपातकाल के दौरान भी ये दोनों अधिकार किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बात किया गया है, और ये अधिकार हमारे संविधान के सबसे डायनामिक आर्टिकल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस आर्टिकल का व्याख्या किया है, और व्याख्या करने के बाद इस आर्टिकल के अंतर्गत कई सारे अधिकारों को जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। साथ ही हमने ये भी समझा कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल है जो आपातकाल के दौरान भी राज्य व्यक्ति से छीन नहीं सकता है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अंतिम आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक का जो संबंध है वह है स्वतंत्रता के अधिकार से। तो इसमें हमने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को अभी समझा। अब समझते हैं आर्टिकल 22 को। आर्टिकल 22, जो आर्टिकल 22 है, इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका मतलब हो गया कि कुछ दशा, कुछ स्थिति ऐसे होगा जब अगर किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा, राज्य मतलब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होगा, व्यक्ति अपने अधिकार के बारे में क्या क्या मांग कर सकता है, ये आर्टिकल 22 में चर्चा किया गया है। जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 में कुल मिलाकर के 7 क्लॉज है, यानी कि आर्टिकल 22 में आर्टिकल 22 क्लॉज 1 से लेकर के आर्टिकल 22 क्लॉज 7 तक कुल मिलाकर के 7 क्लॉज है। और आर्टिकल 22 को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक ग्रुप ऐसा है जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 से, जिसका संबंध आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 तक है, 3 तक है। दूसरे आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर के आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 तक जिसका संबंध है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 से लेकर के आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 की जब बात आती है, तो इसमें किस चीज की बात किया गया है? इसमें बात किया गया है सामान्य विधि से गिरफ्तारी की बात किया गया है, गिरफ्तारी। और देखिए, जो आर्टिकल 22 में जो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात किया गया है, वो सामान्य विधि से गिरफ्तारी के संबंध में आया है। और इसमें क्या कहा गया है? निवारक निरोध, निवारक निरोध। इसका संबंध किससे है? आर्टिकल 22 क्लॉज 4 से लेकर के आर्टिकल 22 क्लॉज 7 तक। सामान्य विधि से गिरफ्तारी का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है
या व्यक्ति पर अपराध करने की आशंका है कि किसी व्यक्ति ने किसी तरह के अपराध किए हैं, उस स्थिति में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कहा जाता है सामान्य विधि से गिरफ्तारी। और आर्टिकल 22 में जो अधिकार मिला हुआ है वो सामान्य विधि से गिरफ्तारी के संबंध में ही है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 22 के पहले भाग को समझते हैं, जिसका संबंध है सामान्य विधि से गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 से लेकर के आर्टिकल 22 क्लॉज 3, इसमें कहा गया है सामान्य विधि से गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। देखिए, सामान्य विधि के गिरफ्तारी का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है, उस व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो चुका है, और जब अपराध सिद्ध हो गया है तब जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो सामान्य विधि के अंतर्गत आएगा। या व्यक्ति पर ये आशंका है कि व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है, उस स्थिति में जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी सामान्य विधि के अंतर्गत आएगा। जब भी किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहला जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है वो है आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में वारंट, यानी कि अपने गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। जानने का अधिकार, व्यक्ति अपने गिरफ्तार के कारण जान सकते हैं कि उस व्यक्ति को किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार। अपने पसंद के वकील से अपना पक्ष रखने का अधिकार। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को सामान्य विधि से गिरफ्तार किया जाएगा तो उस स्थिति में व्यक्ति के पास जो पहला अधिकार है वो ये कि व्यक्ति कारण जान सकता है कि आखिर उसको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसको कहते हैं वारंट। बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मतलब व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा अपराध किया है, कौन सी जुर्म किया है जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, व्यक्ति के पास ये अधिकार होगा कि वो अपना पक्ष रखे, और सभी व्यक्ति कानूनी रूप से इतने सक्षम नहीं होते, कानूनी रूप से इतना जानकार नहीं होते हैं कि खुद से न्यायालय में अपना पक्ष रख सके। तो इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने पसंद के वकील रखे और अपने पसंद के वकील के द्वारा अपना पक्ष रख सके। इसमें दूसरी जो बात किया गया है वो है आर्टिकल 22 के क्लॉज 2। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस स्टेशन में यानी कि जो थाना होता है उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। इसमें यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जरूरी है कि जो स्थानीय मजिस्ट्रेट है, स्थानीय मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय है वहां पर व्यक्ति को उपलब्ध कराएं। जो स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटा के अंदर व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ये चीज किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 3 है इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में जो अधिकार प्राप्त है किसी व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के संबंध में, वो अधिकार दो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा या दो स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। वो कौन कौन स्थिति है? एक तो अगर वो शत्रु देश का निवासी हो, शत्रु देश का निवासी हो, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति ऐसे देश से संबंध रखता हो
जो शत्रु देश हो या वो विदेशी शत्रु हो, यानी कि उसे घोषित किया जा सका है कि वो विदेशी नागरिक है और हमारे शत्रु है, उस व्यक्ति को आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, तब उस व्यक्ति को आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में जो अधिकार दिया गया है वो दोनों अधिकार नहीं मिलेगा। तो अब सबसे पहली समझने की बात है कि आखिर निवारक निरोध क्या होता है। तो देखिए, जो गिरफ्तारी होता है शुरू में ही हमने बताया कि दो तरीके से हो सकता है। एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसको कहते हैं कि दंडिक विधि से गिरफ्तारी, व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है और जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा जो गिरफ्तारी का तरीका है उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध नहीं किया है, बल्कि व्यक्ति के संबंध में ये संभावना है, ये आशंका है कि उस व्यक्ति के द्वारा किसी तरह का अपराध किया जा सकता है। उस स्थिति में जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कहा जाता है निवारक निरोध। निवारक निरोध कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को उनके अपराध किए बिना जब गिरफ्तार किया जाता है तब उसको कहा जाता है निवारक निरोध। यानी कि इसमें क्या किया जा सकता है, व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति न तो किसी तरह का अपराध किया है और न ही उस व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हुआ है, बल्कि राज्य को ये संदेह है कि इस व्यक्ति के द्वारा किसी तरह का अपराध किया जा रहा है, तो संदेह के आधार पर अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसी को कहा जाता है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या किया जाता है, संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, या अगर गिरफ्तार नहीं किया जाए तो उसको उसके घर में या होटल में कहीं नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद करने का मतलब आम लोगों से उसको नहीं मिलने दिया जा सकता है, उसको अपने ही घर में या किसी होटल में नजरबंद कर दिया जा सकता है, आम जनता से मिलने नहीं दिया जा सकता है। जो ये निवारक निरोध का प्रावधान है, निवारक निरोध का प्रावधान भारतीय संविधान के सबसे विवादास्पद नियम है। विवादास्पद नियम, ये जो निवारक निरोध का प्रावधान है भारतीय संविधान में, संविधान के सबसे विवादास्पद नियम है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक को शांति काल का मतलब सामान्य स्थिति में केवल और केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था न तो अमेरिका के संविधान में है और न ही ब्रिटेन के संविधान में है, किंतु भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को इसलिए लाया गया क्योंकि जिस समय हमारे देश का निर्माण हो रहा था, यानी कि स्वतंत्रता मिली थी और भारत जो छोटे छोटे टुकड़े में था वो मिलकर के एक संघ बन रहा था, उस समय देश में स्वतंत्रता का अधिकार भी देना जरूरी था, साथ ही देश में एकता भी स्थापित करना जरूरी था। और खास करके भारत चूंकि धर्म के आधार पर उस समय विभाजन भी हुआ था देश का, तो एक ऐसे दौर था कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो, समाज में उसका प्रभाव ठीक ठाक हो, तो उनके कहने पर समाज में हिंसा फैलाया जा सकता है, समाज में दंगा फैलाया जा सकता है और देश को तोड़ा जा सकता है, यानी कि देश की एकता को खतरा हो सकता था समाज के किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से जिनके प्रभाव सामाजिक में बाकी लोगों में ठीक ठाक हो। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे संविधान निर्माता ने क्या किया कि निवारक निरोध का प्रावधान किया, ताकि देश की एकता को बनाया जा सके, बना करके रख सके।
और जो निवारक निरोध का अधिकार है, निवारक निरोध के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो इसके लिए कुछ आधार बताया गया है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उनके संबंध में कुछ विषय बताया गया है। आधार, निवारक निरोध के आधार, तो इसमें सबसे पहला जो आधार है निवारक निरोध का, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो तब। दूसरा कि देश की एकता एवं अखंडता को खतरा हो, एकता एवं अखंडता को खतरा हो तब किया जा सकता है। और समाज में कोई व्यक्ति अगर वैमानस फैलाना चाहे, वैमानस फैलाने का मतलब कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या क्षेत्रीयता के आधार पर समाज को तोड़ना चाहे, समाज में नफरत फैलाना चाहे, तब गिरफ्तार किया जा सकता है। और चौथा क्या आधार है? चौथा आधार है कि अगर कोई व्यक्ति आम लोगों तक जो आवश्यक सेवा है, आवश्यक सेवा की आपूर्ति को रोकता हो, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कुछ आधार बताए गए हैं जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध के लिए जो शक्ति है, निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, वो संघ के पास भी है, राज्य के पास भी है। तो हम देखते हैं कि संघ के द्वारा जो अलग अलग समय में निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाया गया था, वो कौन कौन कानून है। तो सबसे पहले जो निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाया गया था, जिसमें कि मीसा, रासुका, मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कब बना था? ये बना था 1971 में। जो रासुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? ये 1980 में आया था। और उसके बाद आया था टाडा। मतलब अलग अलग समय में जो निवारक निरोध की गिरफ्तारी के लिए कानून बनाया गया संसद के द्वारा, पहले मीसा था, फिर रासुका, टाडा, और फिर अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो है यूएपीए। यूएपीए प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट वर्तमान में चल रहा है। तो आर्टिकल 22 के संबंध में क्या था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण था, लेकिन ये जो गिरफ्तारी से संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त होता है, ये केवल और केवल जब व्यक्ति को सामान्य दंडिक विधि से गिरफ्तार किया जाता है तब प्राप्त होता है। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 का जो संबंध है, ये स्वतंत्रता के अधिकार से है, जिसके विषय में हमने समझा। अब समझेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को, जिसमें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।